शिक्षा का फैसला या सियासत का नया अखाड़ा। उत्तराखंड में एक फैसला और पूरे देश में नई बहस। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। सरकार इसे शिक्षा सुधार का बड़ा कदम बता रही है, लेकिन मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों पर हमला करार दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, विरोध बढ़ रहा है और सियासत भी तेज हो गई है। बयानों के वार तेज है। देखिए, सवाल कई हैं। धामी सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार बता रही है, लेकिन मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा प्रहार कह रहे हैं। क्या उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को नया ढांचा दिया जा रहा है या फिर धार्मिक संस्थानों को लेकर नई बहस छेड़ दी गई है? क्या मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला सिर्फ प्रशासनिक सुधार या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा है? नमस्कार, मैं हूं अनूप। उत्तराखंड में धामी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया और इसी के साथ शुरू हो गई सियासत। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और दोहरा बर्ताव का आरोप भी लगा रहा है। क्या इस फैसले से शिक्षा मजबूत होगी या फिर धार्मिक अधिकारों को लेकर नया विवाद और गहराएगा? एक तरफ धामी सरकार अपने फैसले को शिक्षा सुधार का ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों पर चोट बता रही है। आखिर इस फैसले की सच्चाई क्या है और किसके तर्क ज्यादा मजबूत हैं? इन्हीं सवालों पर आज रण होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। जितने भी मदरसे बिना शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम के चलेंगे, उन मदरसों में ताला लगा दिया जाएगा। भी हमने मदरसा बोर्ड समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। मदरसा बोर्ड पर सियासी बवाल। धामी सरकार के फैसले पर सवाल। शिक्षा या सियासत, किसकी नई मिसाल? उत्तराखंड में धामी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 1 जुलाई 2026 से राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू कर दी है। सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन इस फैसले के बाद विरोध के स्वर लगातार तेज होते जा रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद का विरोध ये सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों का मामला। सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग, हाई कोर्ट के फैसले तक कार्रवाई पर रोक की मांग। सबसे पहले जमीयत उलेमाए हिंद ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई। संगठन ने कहा, यह केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों से जुड़ा बेहद गंभीर मुद्दा है। जमीयत ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने और उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक किसी भी तरह की कार्रवाई स्थगित रखने की मांग की है। यासूब अब्बास का हमला, मदरसा बोर्ड खत्म करना गलत, दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं, शिशु मंदिरों पर चुप्पी क्यों? इस बीच ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने भी धामी सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड को खत्म करना बिल्कुल गलत है। अगर मदरसों की व्यवस्था समाप्त की जा रही है, तो फिर दूसरे धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर भी समान नीति लागू होनी चाहिए। उनका आरोप है कि केवल मदरसों को निशाना बनाना दोहरा मापदंड है। जिस तरीके से उत्तराखंड में मदरसों को लेके कानून बन रहे हैं और सारे पुराने नियमों को ताक पे रखा जा रहा है, अगर मदरसे को पूरी तरीके से मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर रहे हैं, तो शिशु मंदिर क्या है? शिशु मंदिर में भी धर्म की शिक्षा दी जाती है, मदरसे में भी धर्म की शिक्षा दी जाती है।
डुअल निगाह से, दोहरे रवैये से, दोहरी निगाह से देखना बिल्कुल गलत है कि आप मदरसे को तो आप बंद कर दीजिए, मदरसा बोर्ड को तो ख़त्म कर दीजिए और आप शिशु मंदिर के लिए कुछ ना कहिए। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड सरकार इसके अंदर जो रोल प्ले कर रही है, मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की जानिब से भरपूर तरीके से इसकी मुखालिफत करता हूँ। फिरंगी महली की नाराजगी, फैसला अफसोसजनक और निंदनीय। मदरसों के अस्तित्व पर सवाल, मुस्लिम संस्थानों को ही बनाया जा रहा निशाना। सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग। वह इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस फैसले को अफसोसजनक और निंदनीय बताया। उनका कहना है कि मदरसा बोर्ड शिक्षा, पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के संचालन में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में इसे अचानक खत्म कर देना मदरसों के अस्तित्व पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड में जो मदरसा बोर्ड ख़त्म किया है, ये एक निहायत ही अफसोसनाक और काबिल मजम्मत कदम है, क्योंकि मदरसा बोर्ड बनाया ही इसलिए गया था जिससे कि जो स्टेट में उत्तराखंड में मदरसे हैं वो इस मदरसा बोर्ड के तहत उनको ऑपरेट किया जाए। और जाहिर सी बात है, मदरसा बोर्ड ही इन मदरसों की एजुकेशन और तालीम, वहाँ का सिलेबस, वहाँ के एग्ज़ामिनेशन सब कंडक्ट करता था। और एकदम से मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया जाना निहायत ही अफसोसनाक है और उससे जाहिर सी बात है तमाम मदारिस के वजूद पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों ही के अपने मजहबी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहे हों, जितने भी मज़ाहिब हैं सबके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी हमला होता है तो सिर्फ मुसलमानों के ही इंस्टीट्यूशंस पर हमले होते हैं। धामी सरकार के इस फैसले को लेकर अब सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई। एक तरफ सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में अहम कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि ये धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों पर चोट है। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है या विरोध और कानूनी प्रक्रिया के बीच कोई नया रास्ता निकलता है। मदरसा बोर्ड खत्म हो चुका है, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। सरकार अपने फैसले पर अडिग है तो विरोध करने वाले सड़क से लेकर अदालत तक चुनौती देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फैसला शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की नई शुरुआत बनेगा या फिर आने वाले दिनों में एक और बड़े सियासी और कानूनी संघर्ष की वजह फैसला वक्त करेगा। लेकिन फिलहाल बहस जारी है। नेशन 27 के लिए 29 शांडिल्य की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के बाद अब इस पर सियासत भी हो रही है, अलग अलग दावे हो रहे हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे कि सरकार का दावा क्या और विपक्ष क्यों इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार का दावा है शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी, अल्पसंख्यक शिक्षा को नया ढांचा मिलेगा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, नई व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। आप समझिए शिक्षा सुधार या धार्मिक अधिकार क्या है। आप समझिए मदरसा बोर्ड खत्म करने की जरूरत क्यों है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा क्या धार्मिक अधिकारों पर प्रहार हो रहा है, विपक्ष के सवाल है। जब सरकार कह रही पारदर्शिता और जवाबदेही से बढ़ेगी, विपक्ष कह रहा है सिर्फ मदरसों को खत्म करने की साजिश हो रही है। नई व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी, लेकिन मदरसा बोर्ड की तरफ से जो लोग हैं, विपक्ष कह रहा है मदरसा बोर्ड खत्म करने की साजिश है। धार्मिक अधिकारों पर प्रहार हो रहा है, विपक्ष ये कह रहा है। हाईकोर्ट में मामला लंबित है, इतनी जल्दबाजी क्यों, विपक्ष कह रहा है। और सरकार की दलील है कि हम सबको एक पैमाने पर, एक मापदंड पर लाना चाहते हैं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। आप समझिए उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म हो गया, धार्मिक सरकार का बड़ा फैसला, लेकिन दावे अलग अलग और सरकार का दावा अलग है, विपक्ष के दावे अलग है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तमाम लोगों को, तमाम जो अल्पसंख्यक है उन तमाम लोगों को एक मंच पर, एक जगह पर, एक पैमाने पर आंकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यह अल्पसंख्यकों पर लागू हो रहा है, जिससे उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर आज हम रण करेंगे और हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको उनका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ सत्यवीर सिंह चौहान,
बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ सूरज सिंह नेगी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। मेरे साथ महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर हिंदू धर्मगुरु हैं, और साथ ही एडवोकेट शुएब सिद्दीकी हैं, इस्लामिक स्कॉलर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा सबसे पहले सत्यवीर सिंह जी आपसे है। यह आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये सिर्फ एक तरफा कार्रवाई है। क्या वाकई ऐसा है, या फिर आप या फिर सरकार ऐसा चाहती है कि तमाम लोगों को एक पैमाने पर रखा जाए, पढ़ाई हो, शिक्षा हो, तमाम चीजें? क्या तर्क है सरकार का, आप बताएं। जहां तक उत्तराखंड का विषय है, उत्तराखंड देवभूमि के नाम से विख्यात है विश्व में। यहाँ पे 4 धाम है, माँ यमुनोत्री, माँ गंगोत्री, बाबा केदारनाथ, श्री बद्री विशाल। तो इससे स्पष्ट रूप से आपको समझना होगा कि उत्तराखंड देवभूमि है, और यहाँ पे इसके जो वातावरण है उसको दूषित किसी प्रकार से नहीं होने दिया जाएगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार में रहे या ना रहे, हम राज सत्ता के लिए कभी नहीं रहे। हम हाँ लोगों के सेवक बन के कैसे काम कर सकते हैं, राज्य की सेवा कैसे कर सकते हैं, उसके वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार हम करते हैं। जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय है, और जो मैं तमाम आपने जो अभी बाइटें सुनाई मेरे को कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने कहा कि हमारी मजहबी शिक्षा, अरे मदरसों में जब मजहबी शिक्षा दी जा रही है तो सरकार से किस बात का ग्रांट लेते हो? जब वहां पे किसी प्रकार की जो आधुनिक शिक्षा है वो नहीं दी जा रही है, तो सरकार सही तो कर रही है। सरकार ने इसमें गलत क्या किया है? ना वहाँ विज्ञान पढ़ाया जा रहा, ना वहाँ कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा, ना वहाँ भारत का इतिहास पढ़ाया जा रहा, ना भारत का गौरव को पढ़ाया जा रहा है, ना वहाँ पे अन्य चीजें जो आने वाले समय में जो राष्ट्र के काम आ सकती है या यून पीढ़ियों के काम आ सकती है। जब इस प्रकार का कोई विषय वहां नहीं हो रहा, तो इस सरकार का नैतिक दायित्व तो बनता है और राजधर्म बनता है कि अगर इस प्रकार से दूषित प्रक्रिया उत्तराखंड के अंदर चल रही है, उन पे अगर ताला लगाया है, तो इसमें किस प्रकार चले जिनको विरोध है, जिनका विरोध है, उनसे पूछ लेते हैं। एडवोकेट शुएब सिद्दीकी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ है। शुएब साहब, दिक्कत कहां है, क्यों दिक्कत हो रही है? बता तो दूं उत्तराखंड के बारे में। और क्या मैं सत्यवीर जी थोड़ा सा रुक जाइए, ओपनिंग कमेंट लेना था मुझे। इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ है, डॉक्टर अवाम आपकी जी, एडवोकेट शुएब सिद्दीकी जी, बताएं कि दिक्कत क्यों हो रही है? मदरसा बोर्ड खत्म हो रहा है, उससे क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, अभी शायद आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं, बोलिए आपको सर जी। देखिए अनूप भाई, ऐसा है कि ये ना होने का ये एक बहाना है कश्ती में डुबोने का। देखिए जाहिर सी बात है, धामी साहब उन्होंने जाहिर सी बात है एक समुदाय को टारगेट पर रखा है। मदरसों के यहाँ तक की बात है तो मैं समझता हूँ शेख पर्सनल बोर्ड के महासचिव यासुबाद साहब ने उसकी मजम्मत की है, और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खाशिद फरंगी महरी साहब ने इसकी मजम्मत की है। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही की है। आप बताइए, मदरसे में हमारे मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, वो मदरसे के पढ़े हुए थे। तो टारगेट ले रहे हैं, जैसे भी भाई साइंस नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया? जी ने मदरसे बैंड नहीं करे, के बाद वहां पे मैथ, इंग्लिश, साइंस सब पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने एक बात कही, किसी मौलवी ना पढ़े बने, लड़का डॉक्टर इंजीनियर बने, वहां मामला चल रहा है। धामी साहब बंगाल की तरह समुदाय को आप टारगेट नहीं, यही तो सवाल है कि आपको क्यों लग रहा है मुझे। हाँ, थोड़ी आवाज में आपकी थोड़ी दिक्कत आ रही है जी। जिनके जो जी हाँ वो दिक्कत, मैं ये कह रहा हूँ मजहब है, उनके जो मजहब के हिसाब से जो इनके या मदरसे सब चल रहे हैं। समुदाय मुसलमान को लिया जा रहा है, समझ रहे, एक समुदाय को आपने सिरे से खारिज कर दिया। मतलब आप इसको गलत मान रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं शुएब भाई, आप इसे गलत मान रहे हैं? जी बिल्कुल गलत है ये। चले मैं वापस आऊंगा क्योंकि सवाल और भी है मेरे पास। हमारे इस्लामिक सेंटर आपके हाँ मैं वापस आऊंगा शुएब भाई, वापस आऊंगा। सूरज सिंह नेगी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। सूरज जी, आपको क्या लगता है ये फैसला किस तरीके से विपक्ष देख रहा है इसे? अनूप जी, मदरसा बोर्ड एक जुमलेबाजी है, और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मस्जिद, मजार और मदरसा, ये इनको आगे बढ़ाना है। इनको इनकी बात करके, और राम मंदिर की जो चंदा चोरी है उसको जो है भटकाना है, उसकी जांच को भटकाना है, लोगों को गुमराह करना है। चंदा चोरी से बचने के लिए, चंदा चोरी का जो आरोप लग रहा है इन पर, ये जो केदारनाथ से जी
नहीं, नेगी 223 साहब, किलो। नेगी साहब, आप देखिए चंदा चोरी का मामला तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में तो चुनाव नहीं है। चंदा चोरी उत्तर प्रदेश में, चुनाव उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तराखंड की बात उत्तर प्रदेश के क्या कैसे लग रहा आपको, कनेक्ट कैसे कर गया कि भाई इधर से इधर हो गया? बिल्कुल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य से जो है अलग हुए राज्य हैं, और यहाँ का प्रभाव उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर बिल्कुल पड़ता है। और इनको केवल उस बात से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इनको जो है मस्जिद, मदरसा और मजार को आगे लाना है और ध्रुवीकरण करना है। ये जिससे ये नेपथ्य में चला जाए, राम मंदिर में 40 दिन में 40 बार चोरी हो जाती है, अरबों खरबों रुपए वहां पर लोगों की जो श्रद्धा का दान है, चढ़ावा है, वो चोरी हो जाता है। और उसके सबसे बड़े हीरो जो हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने एक चोर चंपत राय को अब मुझे ऐसा लग रहा है ट्रस्टी बना दिया, और नृपेंद्र मिश्रा जी। नेगी साहब, हम अभी तो जहां बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उत्तराखंड के मामले को अब उत्तर प्रदेश शिफ्ट कर रहे हैं। अब वहां से भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिक एजेंडा है। हाँ, ये अगर मस्जिद की बात नहीं करेंगे, मदरसे की बात नहीं करेंगे, मजार की बात नहीं करेंगे, तो इनकी बात पूरी नहीं होती है। इनका केवल जो है मतलब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, लोगों को इस प्रकार से भड़काना, इस प्रकार से लोगों के हितों पे काम करना, इस प्रकार से ये रखते हैं। क्या है मतलब, क्या ये जुमलेबाजी से अलावा कुछ भी नहीं है? क्या ये मदरसा बोर्ड भंग करके है, उसके बाद जो उसको धार्मिक शिक्षा मिलनी है, क्या उसको बंद कर देंगे? हर धर्म में, अब हिंदू धर्म में भी, सनातन धर्म में जो है, जो हमारी संस्कृत है, वेदवाणी संस्कृत, उसकी जो शिक्षा है, क्या वो शिक्षा बंद हो जाएगी? या पंजाब के जो सिख लोग हैं, उनकी जो गुरबाणी है, उसकी जो शिक्षा है, वो बंद हो जाएगी? थोड़ा सा फर्क है कि साहब, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं आपको। आप संस्कृत से पढ़ के प्रोफेसर भी बन सकते हैं, लेक्चरर भी बन सकते हैं, लेकिन आप मदरसा बोर्ड से पढ़ के तमाम चीजें नहीं कर सकते हैं। मैं वापस आऊंगा नेगी साहब, आपको शायद पता होगा इस बात का। मैं बता रहा था कि जो अब्दुल कलाम जी हैं, मिसाइल मैन बने, वो कहां से पढ़े? मदरसा से पढ़ लिया, क्या उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए कहीं और नहीं गए, या फिर उनकी तैयारी कहीं और से हुई? आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आपको पता होगा। जब कलाम जो है मिसाइल मैन बन सकते हैं, तो डॉक्टर कलाम जो मिसाइल मैन बन सकते तो और क्यों नहीं बनेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश, गाइडलाइन आपको शायद पता नहीं है कि उस डिग्री को मान्यता नहीं दी जा रही है। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, आप कैसे कर सकते हैं उसमें? नहीं, इतनी जल्दबाजी क्या है? केवल जो है राम मंदिर का जो चंदा चोरी है, उससे ध्यान भटकाना है, और केवल जुमलेबाजी है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में, इनके पास कोई कहने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी का जो 9 साल का कुशासन चल रहा है, उसमें बताने के लिए इनको कुछ नहीं है। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मस्जिद को, देखिए, आप जिस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं ना नेगी साहब, मजार को जिस मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं, इस मुद्दे पर हम भी उन लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको अगर यकीन नहीं होगा तो आप नेशन 27 खोलिए और 6 बजे का डिबेट देख लीजिए। हम सवाल खड़े कर रहे हैं जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज हम उन मदरसों की बात कर रहे हैं, आज हम उस मदरसा बोर्ड की बात कर रहे हैं जिसे भंग किया गया है। मैं वापस आऊंगा, मैं बीजेपी के प्रवक्ता सत्यवीर जी आपके पास आ रहा हूं। सत्यवीर जी, क्या वाकई ऐसा है कि आप टारगेट कर रहे हैं अल्पसंख्यकों को, आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर? अनूप जी, मैं आपके दर्शकों को एक विषय बताना चाहता हूँ, बड़ा गंभीर बताना चाहता हूँ। जरा ये जो मुस्लिम स्कॉलर जब बड़े बड़े जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, तो इनको असलियत बताना चाहता हूं मैं। जो यहाँ आपके इसमें चैनल में भी बैठे, इनको भी बताना चाहता हूं, अगर इन तक मेरी आवाज जा रही है। जब ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ ना, तो इनका जो शिक्षा में जो रेशियो था ना 33% था, और 2000 आते आते ये 2% रह गया। ये किसके कारण हुआ? ये इसका कोई जवाब, कोई इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक थी उस समय? और मैं आपको बता देता हूं, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आए हैं, या विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उठा के देख लीजिए इनके समाज का कितना बड़ा शिक्षा में रेशियो बढ़ा है, कितने लोगों को नौकरियां मिली है, कितने लोगों को समृद्ध बनाया है, कितने लोगों को नए नए आयामों से जोड़ा है। ये किसी पे इसी प्रकार के प्रश्न, हाँ इतना जरूर है कि जब इनकी सरकारें थी, किस प्रकार की तुष्टीकरण की भावना से इन्होंने योजनाएं बनाई। अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, और खासकर कि ज्यादा दूर जाने का समय, ज्यादा दूर जाने का विषय नहीं है अनूप जी। इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे,
जब पूरे भारत को लाल किले से विश्व सुनता है 15 अगस्त को कि भारत का प्रधानमंत्री क्या कहने वाला है, अगले कुछ वर्षों में भारत कौन सी दिशा और दशा उसकी तय होने वाली है, किन नीतियों को अपनाने वाला है, तब वहां पे मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि भारत के जो मुस्लिम समाज है उनका पहला अधिकार है यहाँ के संसाधनों पर। प्रधानमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है उसके लिए शोभा देता है इस प्रकार की बात को करना। सत्यवीर जी और दूसरा एक और थोड़ा सा पीछे सामने लाइए, सामने लाइए, दोनों प्रवक्ताओं पीछे चले जाता हूँ अनुज जी, थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ। 1976 में ऐसी क्या हुआ कि काली रात को इंदिरा गांधी को जो भारत का जो सिंबल है, जो भारत के संविधान की मूल आत्मा है, उसको खंडित करने का काम किया, उसमें सेक्युलरिज्म शब्द लाने का उन्होंने कुत्सित प्रयास किया इंदिरा गांधी ने। और उससे पीछे चले जाऊं अगर मैं, जब इस देश में कपात्री महाराज ने एक यात्रा निकाली संसद भवन के सामने छोटे छोटे नंदियों को, साधुओं के नियत के साधुओं के साथ कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, तो इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई उन साधु संतों पर। तब कपात्री महाराज ने कहा था कि ये साधु संतों का खून वहां पे है, मगर जो ये छोटे छोटे नंदी मरे हैं आने वाले समय में इसका कांग्रेस को भुगतान करना पड़ेगा। आज देख लीजिए वो कांग्रेस जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री इशारों में बना देती थी, आज ना प्रधान मिल रहा है ना प्रधानमंत्री मिल रहा है। और जहां तक उत्तराखंड का विषय है, उत्तराखंड में अगर किसी भी दूषित भावना से कोई कार्य किया जाएगा, ये हमारा राजधर्म भी कहता है और हमारा नैतिक मूल्य भी और नैतिक कर्तव्य भी है कि इस प्रकार के प्रयासों को पूर्ण रूप से निपटारा करना, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत सफल हो रहे हैं और बहुत तरीके से कर रहे हैं। हमको ना कोई सत्ता का लोभ है ना राज सत्ता का लोभ है, हमें केवल उत्तराखंड को किस प्रकार से और समृद्ध करना है, जो देवभूमि की भावना उसको कैसे मजबूत करना है। और मदरसों से आप बता दीजिए कि क्या कौन निकला है आज तक? कोई इंजीनियर निकला, कोई साइंटिस्ट निकला, कोई डॉक्टर निकला या कोई अन्य निकला? चले सत्यवीर जी, थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। धर्मगुरु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर जी। महंत साहब आप बताइए, क्या लग रहा है ये जो फैसला उत्तराखंड का कि भाई मदरसों पर, मदरसा बोर्ड पर रोक लगा दी गई, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए क्या है, कोई भी जो विद्या अध्ययन का केंद्र है उसमें पढ़ने वाले किसी राष्ट्र के, किसी समाज का भविष्य तय होता है। तो मदरसों में जो केवल और केवल इस्लामिक कट्टरवाद जो सिखाया जा रहा है उसका विरोध है, किसी परंपरा का विरोध नहीं है। वहाँ जो जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, कागज कलम होना चाहिए, उनके हाथ में तलवार कैसे दी जाए, चाकू कैसे दी जाए, ये जो मानसिकता है उस मानसिकता का विरोध होता है। इसलिए वहां सरकार ने कहा कि जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है आप भी पढ़ाओ। अभी एक व्यक्ति ने कहा कि शिशु मंदिर में क्या होता है, शिशु मंदिर में सिखाया जाता क्या है, परिवार के प्रति कर्तव्य क्या है, इस राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है, संविधान के प्रति कर्तव्य क्या है। किसी शिशु मंदिर में नहीं सिखाया गया कि भाई जो सनातन को नहीं मानता उन्हें काट दो मार दो, ऐसा नहीं सिखाया जाता। पर मदरसे में ऐसा ही सिखाया जाता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, मोहम्मद साहब को नहीं मानता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें जहां पाओ उनका कत्ल कर दो। ये जो वैचारिकता है, इससे जो हमारा भविष्य खतरे में है, हमारा राष्ट्र खतरे में है, उस विचारधारा का विरोध है। उसी मदरसों में अच्छे राष्ट्र के बारे में पढ़ाया जाए, समाज के बारे में पढ़ाया जाए, अपने से बड़ों का सम्मान कैसा करना वो पढ़ाया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई परेशानी नहीं, खूब पढ़ाओ। नहीं तो ये विरोध जो हो रहा है स्वामी जी, ये जो विरोध हो रहा है क्यों हो रहा है फिर? नहीं, इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ जो पढ़ाया जाता है, क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, तो जो राष्ट्र विरोध में लगे हुए हैं वो विरोध कर रहे हैं, राष्ट्र विरोध में जो लगे वो विरोध कर रहे हैं। चलिए मैं बताओ किसी मदरसे में कोई अच्छा कोई वैज्ञानिक। गुरुजी मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, गुरुजी थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको। एडवोकेट साहब हमारे साथ हैं, शोएब सिद्दीकी साहब। क्या राष्ट्र का विरोध हो रहा है शोएब जी? गुरुजी कह रहे हैं राष्ट्र का विरोध हो रहा है, ऐसे तो क्या होगा? देखिए सर, होता क्या है अनूप भाई, बहुत हैरत वाली बात है इस दौर में जब नफ्सा नफ्सी का आलम है,
भाई भाई का गला काट रहा है, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री को मुसलमानों की इतनी हमदर्दी आ गई, चाहे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, चाहे धर्मगुरु बोल रहे हो, आप अगर गौर करिए अनूप भाई, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक को ही टारगेट लिया जा रहा है। अगर आप जिस भी राज्य में देख ले, कोई भी मामला आता है उसमें सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट पे किया जाता है। आप मदरसे बोर्ड की बात बता रहे हैं, अगर आप और भी समुदाय के चलते हैं, मजहबी मदरसे चलते हैं, उसको आप पे कभी नहीं बात करी। देखिए शिशु मंदिर चल रहा है, देखिए बात सुन लिया सर, देखिए अकलमंद वही होता है जो सबकी सुनने के बाद अपनी बात कहे। मुसलमान तो 1947 से 2026 तक सफाई दे रहा है सिर्फ। आप बताइए अनूप भाई, ईमानदारी की बात यह है कि 1857 में जब आजादी की जंग छेड़ी गई थी तो हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान भाई का भी खून रहा था। आज आप दिल्ली में जाइए, इंडिया गेट पे लाखों मुसलमानों के नाम खड़े हैं, वहां पे लिखे गए हैं। आप उसको खामोश कर सकते हैं क्या? आप बताइए, अभी हमारे देखिए ईरान ऐसा मुल्क था दुनिया में, पहला मुल्क जिसने ट्रंप को घुटने में लाके खड़ा कर दिया। आप बताइए गलत है क्या? और ईरान से तेल हिंदुस्तान में आता है, हिंदुस्तान में आधे ज्यादा ईरान तेल लेता है, उसने कभी कहा मैं नहीं दूंगा। तो इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री खुश करने के लिए सिर्फ आगे रखे मदरसा आपने बैंक किया, बिल्कुल गलत किया है। मैं कहता हूँ यासूफ बाग साहब ने सही मजम्मत करी है, उन्होंने मुखालफत करी है, और खालिशी साहब ने सही शोएब साहब, मुखालफत की। मैं खुद शोएब जी, जी सर, शोएब जी एक बात बता दीजिए, आप मदरसा बोर्ड की पैरवी कर रहे हैं, ठीक है, अलग बात है, क्या मदरसा बोर्ड के बच्चे जी का एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ, इसके अलावा नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम उसे पैरेलल लाने की कोशिश करें, सरकार का कहना है कि अगर मिडिल बीच धारा में लाने की कोशिश करें तो गलत क्या है? अगर मदरसा में पढ़कर अभी फिलहाल जो नीति है उसे पढ़कर आर्मी नेवी कहीं बच्चे जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, मान्यता नहीं है उसकी। अगर हम मुख्य धारा में लाने की सरकार कोशिश कर रही है तो गलती क्या है? क्या गलत है? बराबर हो जाएंगे तमाम लोग। देखिए अनूप भाई, यही बात मैंने शुरुआत में आपसे कह दी थी कि जब इस दौर में नफसा नफसी का आलम है, एक दूसरे का इंसान दुश्मन है, उसके बाद सरकार को अल्पसंख्यकों को इतनी मोहब्बत हो गई, यह हैरत की बात है। ये बात समझिए पहले आप बताइए। वही अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने बात कही कि मदरसे से हमारे मिजाज मैन जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको राष्ट्रपति बनाया इस मुल्क का, वो मदरसे पढ़े हुए थे। जमीनी तालीम जो होती है बुनियादी होती है। मैं किसी हिंदू से नहीं कहता हूँ कि तुम अपने शिशु मंदिर ना जाओ, या मैं किसी ईसाई से नहीं कहता हूँ कि तुम चल जाओ। बुनियाद जो होती है वो मदद में रहती है। आज तक मुहर्रम चल रहा है, आप शियो भाइयों का जाइए, मेरे वहां 6 साल का बच्चा आपको बता देगा ये हुसैन क्या करेंगे। तो क्या मैं कह दूं हुसैन के बारे में क्या बताओ? उस आखिरी नमाज का आलम ना पूछे, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। तो 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन तो जब शहीद हुए तो बच्चे आज बिल बिला रहे हैं। आज अच्छा, आप मुझे एक चीज बता दीजिए अनूप जी अभी मुहर्रम में देखा है कि कैसे वो बम लगा रहे थे। अनूप जी आपने भी देखा हो ना, आपने भी कवर किया होगा, अभी मुहर्रम में जो बम लगा रहे थे वो आप देखिए हर मजहब में वही तो बम लगा रहे थे। और वो तो दिल्ली अभी जो इंडिया गेट के पास जो बम ब्लास्ट हुआ था वो भी तो मदरसे का ही पड़ा हुआ था। और जो बटाला एनकाउंटर में मारे गए सारे आतंकवादी मारे गए, मदरसा छाप थे। और जितना कश्मीर में जितना भी आतंक फैलाया गया उनको मदरसा छाप के सारे के सारे। ये मदरसों से आतंकवादी फैक्ट्री बंद होनी चाहिए पूरे भारत के अंदर। वैसे मदरसों की आवश्यकता क्या है? जब ये तालीम अपनी मस्जिदों में दे रहे हैं तो मदरसे की आवश्यकता है? ये केवल और केवल इनका भविष्य खराब करके अपनी किस प्रकार से सत्ता चलाई जाए, पैरेलल सत्ता, उसका केवल भोग करना चाहते हैं। ये एक व्यक्ति ने जितने भी स्कॉलर यहाँ पे आए उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ पे आधुनिक शिक्षा दी जाती है या उसके भविष्य को सुरक्षित किया जाता है या किसी राज्य के काम आएगा या किसी राष्ट्र के काम आएगा। किसी मौलवी ने नहीं बताया, बस केवल और केवल एक ही रफ्तार लगाया, एक ने शुरू करा वही सबने शुरू करा। मतलब जो आगे वाली भेड़ जैसी चलने वाली थी, पिछले साल भेड़ एक साथ चल रही है, वो स्थिति इनके अंदर है। मगर उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट संकल्प है यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के अध्यात्म को, यहाँ के परिवेश को, यहाँ की परंपरा को किसी प्रकार से खंडित नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का पूरा उत्तराखंड के वासी उसका स्वागत कर रहे हैं। अगर इनके पेटों में दर्द हो रहा है तो ये बहुत पहले दर्द होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को साधुवाद है और मुख्यमंत्री जी बेझिझक होकर उत्तराखंड को। चलो मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, शोएब साहब, सत्यवीर सिंह जी, आप दोनों को रोक रहा हूं। मैं सूरज जी आपके पास आ रहा हूं। सूरज जी, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है,
मतलब आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि बोर्ड को खत्म करना बुनियादी अधिकार पर सीधा प्रहार है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, जितने लोगों का बयान आपने सुना, जो हमने पैकेज चलाया था उसमें आपने देखा, क्या आपको मालूम है कि एक भी इन बड़े लोगों के बच्चे, मुस्लिम जो धर्मगुरु जिसे कहा जा रहा है, तमाम जी, इनके बच्चे क्या मदरसा में पढ़ते? मुझे बता दीजिए अगर पता हो तो। एक भी बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ रहा, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूं नेगी साहब, अगर आपको पता है। शोएब साहब आपसे भी पूछ रहा हूं, शोएब साहब के भी शायद बच्चे हो, वो क्या मदरसा में पढ़ रहे हैं? शोएब साहब, शोएब साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कर लीजिए। शोएब जी अनम्यूट कर लीजिए। आ रही है। अब बताइए, जितने लोगों का बयान मैंने सुनाया आपको, मुझे बता दीजिए क्या इनके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं? जी देखिए अनु भाई, देखिए होता क्या, देखिए बताएं आपको। देखिए जितने भी जहाँ पर सरकारी टीचर हैं, उनको सरकारी नौकरी पसंद है, लेकिन सरकारी अस्पताल नहीं पसंद है। जिस स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है, 1.5 लाख तनख्वाह उठा रहा है, 7वां वेतन उठा रहा है, उसके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। इस हिंदुस्तान की ये बदनसीबी है। हमारे जितने मंत्री हैं, जितने बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, जितने बड़े बड़े लीडर हैं, उनके सब बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। क्यों हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं? तो आप सवाल ऐसे ना करें, आप सिर्फ अल्पसंख्यक को घेरने की बात कर रहे हैं। आपने अल्पसंख्यक का जो मदरसा होता है, बुनियादी था, मैं अपने बच्चे को कुरान पढ़ाता हूँ, मैं अपनी बेटी को कुरान पढ़ाता हूँ। मेरे घर में पढ़ाते होंगे, मैं शोएब जी मैं इनकार नहीं कर रहा, आप घर में पढ़ाते, लेकिन मदरसा नहीं भेजते होंगे आप? मदरसा नहीं भेजते हैं? भेजता हूँ भेजते हैं। वक्त हमारे वहाँ भेजता हूँ, 2 बजे का टाइम मेरे पास जोहर का है, वहाँ 1 घंटा तालीम होती है, मैं भेजता हूँ अपने बेटे को। नहीं, आप इस साल आलिम और कामिल जैसे डिग्रियां दिला सकते हैं मदरसा से? मुझे बता दीजिए, आलिम या कालिम जैसी डिग्रियां आप इस मदरसे से दिला पाएंगे? देखिए आप ये टारगेट करें कि मुसलमान में बाल खाल निकालिए। आप बताइए क्या हिंदुओं के शिशु मंदिर नहीं चलते, ईसाइयों के चर्च में बच्चे? थोड़ा सा फर्क है आप उनको सवाल जावेद जी, ऐसे माफी शोएब जी, थोड़ा सा फर्क है। अगर आप कामिल और आलिम का डिग्री लेकर निकलते हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, तमाम चीजें नहीं मिल पाएंगी, ये आपको पता है। शिशु मंदिर से पढ़ेंगे तो आईसीएसई सीबीएसई कोई बोर्ड से संबंध है? देखिए कौन आपसे नौकरी मांग रहा? मैं अपनी बुनियादी जो है कुरान, यही तो जब हम आपको या फिर सरकार आपको एक दर्जे पर लाना चाह रही है कि भाई सब बराबर हो जाए, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, कौन नौकरी मांग रहा है? और आप कहते हैं कि हम इस देश में ऐसे हैं। देखिए अनु भाई, ऐसा है, उन्हें जो शिकवा है पतवार के ना होने का, ये एक बहाना है कश्ती में डुबोने का। आपको इतनी मोहब्बत अल्पसंख्यक से हो गई, ये फर्क की बात है। जब बिल्ली चूहे से मोहब्बत करेगी, डर होगा चूहे नहीं, आपको थोड़ी शंका हो गई है। क्यों कर रही है? आपको बराबर अगर हम ना लाए तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनएपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी में एक साथ आपको लाया जाएगा। अगर आपके बच्चे कंप्यूटर पढ़ ले, साइंस पढ़ ले, मैथ पढ़ ले, तो दिक्कत क्या है? देखिए अनु भाई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने मदरसों की जांचें कराई, उसको मानक चलाया, कोई मदरसा बंद नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ाई जाएगी, जिससे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, इमाम हाफिज कुरान के साथ, आलिम के साथ साथ दुनियावी चीज करे, जिससे उनके बच्चे पढ़ सके, आगे सब उनकी खैरियत रहे। वो बात अच्छी लगी। आज मदरसे में यूपी में साइंस मैथ वगैरह कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंद नहीं करेंगे, इसमें लड़कों को भविष्य सोचा, तो एक समझ में बात आई कि आप हमें जो है एक अच्छी बात बता रहे। धामी साहब ने फॉर्म बैन कर दिया, तो बैन करने का मतलब ये होता है, जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को टारगेट बना रहे हैं। यासूबाद साहब का मुझे बयान पसंद आया, खालिद शीर साहब को मुझे बयान पसंद आया। आप तो ये भी कहते हैं सुन्नी नहीं होते। देखिए यासूबाद साहब शिया है, शिया वो फसल्ला बोर्ड के वो महासचिव हैं। अभी वो खुमैनी साहब के तस्वीर में भी जाने वाले हैं ईरान, वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनको दावत आमा सरकारी यहाँ पर आया है। खालिद शीर साहब इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन है यहाँ के, उनको पूरा यूपी जानता। दोनों शिया सुन्नी अलग अलग हैं, लेकिन इस मामले में दोनों एक हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ हुकूमत तकलीफ हो रही, शिया सुन्नी यहाँ पे एक क्यों हो गया? तो खुमैनी साहब मरहूम हमारे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने हमेशा एक बात कही कि शिया सुन्नी कैंची है, जो बीच में आया काट दिया जाएगा। तो यासूबाद ने भी मदम्मत की, खालिद शीर ने भी मदम्मत करी, और शोएब सिद्दीकी भी आपके चलते मदम्मत करता है। आप मुझसे इतनी मोहब्बत न दिखाएं। मेरा बुनियादी हक मुतनच्छि ने, मेरे बुनियादी हक कुरान पाक पढ़ना, शरीयत को जानना। आज हमारे मुहर्रम में मेरी बेटी फातिमा ज़हरा या हुसैन कह रही है, वो कह रही, मैंने कहा बेटा आप कौन सा कपड़ा आप शरीयत की बात कर रहे हैं, देश तो संविधान से चलता है। एक सेकंड, उसने कहा सुनिए, उसने कहा पापा आप काला कुर्ता पहने, मैं भी काला पहनेंगे, मुहर्रम है, मेरा हुसैन शहीद होते थे। तो आप इस्लामी बात हमारी जज्बे नहीं जीत सकते, आप किसी और के बारे में नहीं करते।
कहीं बात आती है सिर्फ अल्पसंख्यक आता है, और खास करके जो मुसलमान समुदाय था। नहीं, अगर ऐसा लगता है कि टारगेट कर रहे हैं भाई का दुश्मन है जी, सही बात है, आप तो जान रहे हैं अनूप भाई। शोएब जी, आप बताइए, नक्सी का आलम है। शोएब जी थोड़ा सा वक्त किसी और को भी दे दे, थोड़ा सा शोएब जी थोड़ा वक्त दे देते हैं। हिंदू धर्मगुरु है हमारे साथ महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर जी, जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है अल्पसंख्यकों को। अगर ये टारगेट है तो सिस्टम से जो चीजें मिल रही है, जो फायदे मिलते हैं, उनको लेने में से परहेज क्यों नहीं? किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। मैंने पहले कहा है कि मदरसों में जो लोग पढ़ाते हैं उनको मैथ नहीं आता, उनको अंग्रेजी नहीं आती, तो पढ़ाएंगे क्या? क्या पढ़ाएंगे? उनको कुरान के अलावा कुछ आता ही नहीं। और कुरान में भी कोई मानवता की बात नहीं पढ़ाते। छोटे छोटे बच्चों को हत्याएं कैसे की जाए, AK-47 कैसे चलाया जाए, बम कैसे बनाया जाए, जो कुरान को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, उनकी हत्याएं कैसे की जाए, जिहाद कैसे की जाए, लव जिहाद, भूमि जिहाद, ये सब पढ़ाया जाता है। ये राष्ट्र के लिए खतरा है। आप अच्छे बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ। आप शिशु मंदिर की बात करते हो, अरे शिशु मंदिर में लोग विज्ञान के बन रहे हैं, लोग वकील बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, समाज सुधारक बन रहे हैं, और आपके यहाँ डॉक्टर बनने के बाद भी बम चला रहे हैं, AK-47 चला रहे हैं। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति कभी समानता का विचार प्रकट नहीं कर सकता, इसका विरोध है। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति न राष्ट्र को मानता है, न संविधान को मानता है, न मानवता को मानता है, इसका विरोध है। मदरसे में पढ़े व्यक्ति को राष्ट्रगान नहीं आता, मदरसे को पढ़े व्यक्ति को अपने देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं आता। अभी एक दिन दिखा रहे थे, जो पढ़ाते हैं उन्हें कुछ नहीं आता तो पढ़ाएंगे क्या? ये जो हमारे आने वाला भविष्य है, भाई मुसलमान के बच्चे वो भी तो देश के नागरिक हैं, तो उनके देश के प्रति उनका कर्तव्य क्या है, यहाँ के और नागरिकों के प्रति कर्तव्य क्या है, वो कौन बताएगा? इसलिए वो अच्छे विद्यालय में पढ़े, इंग्लिश पढ़े, मैथ पढ़े, वैज्ञानिक बने, जज बने, वकील बने, आतंकवादी न बने, कट्टरवादी न बने। इसके लिए मैं धामी जी को साधुवाद देता हूँ, बहुत अच्छा निर्णय किया है। चले बिल्कुल, मदरसे रहे, पर मदरसे में केवल कुरान नहीं पढ़ाई जाएगी। हाँ। मदरसे में सब्जेक्ट सब पढ़ाए जाएंगे, मैथ भी पढ़ाया जाए, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए। हमारे बच्चे आगे चल के आगे बढ़े। उन्हें केवल टोपी लगा करके, ऊंचा पाजामा पहना करके कठमुल्ले नहीं बनाना है जी, उनको वैज्ञानिक बनाना है। गुरुजी आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। सूरज सिंह नेगी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सूरज सिंह नेगी साहब, आपको भी नहीं लगता है कि भाई मुस्लिमों के बच्चे नेवी में जाए, आर्मी में जाए, जी करे, टेट करे, तमाम चीजें करे, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? क्यों? जब हम एक मंच पर ला रहे हैं, सरकार का कहना है, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, NAP के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर विरोध क्यों? अनम्यूट कर लीजिए नेगी साहब, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें आप। हेलो जी, आ रही है आवाज? बोलिए नेगी साहब, आवाज आ रही है। अनूप जी, मैं ये कह रहा था कि अभी हमारे चौहान जी कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल किले से कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं एक भी अगर कोई व्यक्ति इस बात को प्रमाणित कर दे कि उन्होंने ये कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, उन्होंने कहा था कि देश पे के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, न कि मुसलमानों का। और अल्पसंख्यक में हमारे सिख भाई भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। तो ये बात उन्होंने कही। और इनका जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो केवल और केवल जो है मुस्लिम पर आके टिक जाता है। ये झूठ बोलने में माहिर हैं। जब हमारा कहना यह है कि जो अब इन्होंने अल्पसंख्यक जो शिक्षा बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, क्या उसमें इस्लाम की तालीम देना बंद हो जाएगा? क्या हमारे जो शिशु मंदिर हैं वहां पर जो है, जो हम संस्कृत को पढ़ाते हैं, हमारे जो रामायण गीता और सब कुछ जो वहां पर ज्ञान दिया जाता है, क्या वो देना बंद हो जाएगा? ये हर धर्म में, हर धर्म को संविधान स्वतंत्रता देता है कि वो अपने धर्म के अनुसार, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपना आगे बढ़े। तो जहां तक जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे हमारे इस्लामिक जो स्कॉलर हैं कि वहां शोएब जी, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा कि यहाँ पर संस्कृत भी पढ़ाई जानी चाहिए, वो अंग्रेजी भी पढ़ाई जानी चाहिए, गणित भी पढ़ाई जानी चाहिए, कंप्यूटर भी पढ़ाया जाना चाहिए, तो उन्होंने तो यहाँ पर करा नहीं।
पर धामी जी का रोज का बयान आता है कि डेमोग्राफी चेंज, फिर मदरसा और मस्जिद मजार, इस प्रकार के बयान ज्यादा देते हैं ये, और देवभूमि बोल बोल के, क्योंकि करा धरा तो कुछ है नहीं, तो इसलिए जो है इन बातों को कर करके लोगों को हर बार आतंकवादी भूमि बनाने का चक्कर रचा जा रहा है, उसका तो विरोध होगा ही नहीं। क्या आज तक 9 सालों में ये जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमारी बेटी अंकिता है, अंकिता के साथ में अन्याय करने वाला कौन था? वो या वो मुस्लिम था? ये भारतीय जनता पार्टी का नेता था, और वो हिंदू था, और हिंदू बेटी के साथ अत्याचार कर रहा है, हिंदू बेटी के साथ अत्याचार करता है। नहीं, कहाँ सजा मिली? कहीं भी आओ, कहीं भी कब्जा कर लोगे, सब नहीं चलने वाला ना। नहीं बाबा जी अंकिता के मामले में नहीं बोलेंगे आप केवल जो है आप धर्माचार्य हो ही नहीं सकते। शंकराचार्य पे जब लाठियां पड़ती है, शंकराचार्य का अपमान होता है, तब आप कुछ नहीं बोलते। मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी विद्वता को मैं प्रणाम करता हूँ, परंतु जब शंकराचार्य पर लाठी चार्ज होता है तब आप मौन होते हैं। क्यों नहीं? उन शंकराचार्य गौ माता को आप राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? क्या नहीं क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होगी? आज हमारे मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि गौ माता को जो है राष्ट्रमाता घोषित करो, आप राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर सकते। आप केवल धर्म के धर्माचार्य बन करके हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी, वैदिक सनातन धर्म से रोटी खाने वाले, कम से कम सुधरो, समझो इसको कि हमारा धर्म क्या है। हमारा प्राणी मात्र को भी हमारा धर्म हमारा ये नहीं कहता, उसको कष्ट पहुंचाने की बात करते हैं। और इसीलिए महंत जी मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि इसीलिए आज हमारा वजूद है, आज सनातन का वजूद है, ये इसलिए है कि हमारे अंदर जो है क्षमा का वो है, हमारे अंदर जो है आतंकवादी कोई पैदा न हो जाए, मदरसे से वकील पैदा हो, जज पैदा हो, सैनिक लोग पैदा हो, अच्छे महान लोग पैदा हो, बच्चे पढ़े, तो हम चाहते हैं। पर वो कट्टरवाद बन जाए, इस्लाम के नाम पर लोग गर्दन काटे, वो ऐसा नहीं होने देंगे। बाबा जी धर्म की तारीफ में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देश में जो सरकार चल रही है, जो गलत कर रहा है, अगर कोई आतंकवादी है तो उसको फांसी पर चढ़ाइए, करिए, उसको सजा देने का काम करिए। पर हमारा जो है, हम तो बाबा जी हम तो हमारे धर्मगुरु जो है इस प्रकार से जब कहते हैं तो हमको बड़ी शर्म आती है। अरे वैदिक सनातन धर्म के झंडा बरदार आप हैं, और आप कहते हैं अरे हमारा धर्म जो है सारे यज्ञों के बात कहता है, हमारा धर्म सारे यज्ञों के बात कहता है। अरे हम लोग जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। हम इस परंपरा के लोग हैं। हमारा वैदिक सनातन धर्म ये कहता है हमारा धर्म नफरत नहीं फैलाता, हमारा धर्म नफरत नहीं फैलाता, हमारा धर्म नफरत नहीं फैलाता, इसलिए हम महान है, इसलिए हमारा धर्म महान है। हमारा धर्म जो है भेदभाव करके महान नहीं है, हमारा धर्म भेदभाव करके महान नहीं है, हमारा जो है। चलो मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, धर्म की विशेषता है। आप दोनों को थोड़ा रोकता हूँ। शोएब साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। शोएब साहब आप भी कह रहे हैं कि भाई एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, तमाम चीजें कह रहे हैं, लेकिन बस मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि अगर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, अगर आप कह रहे हैं कि मंशा साफ नहीं है, लेकिन सरकार कोशिश करे कि एनईपी के अंडर तमाम लोगों को रखा जाए एक साथ, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, ईसाई हो, बौद्ध हो, या फिर पंजाबी हो, सिख हो, तमाम जो लोग हैं उनको भी रखा जाएगा, तो उनकी तरफ से विरोध नहीं, सिर्फ आपकी तरफ से विरोध, तो अकेले का विरोध का क्या मतलब है? देखिए अनु भाई, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है उनके वहां पे धामी साहब के इंटेंशन ये कि अल्पसंख्यक को किसी तरह तकलीफ पहुंचाई जाए, उनको सफेद हस्ती से मिटाया जाए। मैंने वही बात आपसे अभी कही कि उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड निकला है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी इस टाइम ऑल इंडिया मशहूर है, हो सकता है आने वाले वक्तों में प्रधानमंत्री के लिए भी दावेदारी उनकी हो जाए। उन्होंने कोई मदरसा नहीं ढाया, उन्होंने कहा नहीं आप रखिए, इसमें एक चीज बढ़ा लीजिए, जो बच्चे आगे चल के नौकरी पा जाए, उनकी शादी ब्याह हो, पढ़ लिख जाए, सी हाफिज ना बने। मेरे बड़े बड़े आलिमों ने इस बात को माना, उन्होंने बड़े बड़े आलिमों को बैठ के बातें की। होता क्या अनु भाई, जब इस तरह के मामले, जब मजहब पे कोई बात आती है, किसी का मजहब हो, मैं सनातन का भी बहुत सम्मान करता हूँ, सनातन का ही करता हूँ, अपना करता हूँ, ईसाई का करता हूँ, बौद्ध का करता हूँ, तो कम से कम धामी साहब तो वहां के बड़े बड़े आलिम
लोग को बैठाना चाहिए था, मदरसे जो वहां बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं वहां के लोगों को बैठाना चाहिए था, उनसे राय मशवरा करना चाहिए। उन्होंने डिक्टेटरशिप साबित कर दी हिटलर की तरह, तो ये चीज बेहतर नहीं है। नहीं, आप अगर वो समझ बिठाते यासूब तो आप बात तमाम का लोग मान लेते उनकी बातों को। नहीं मानते हाँ। भाई, देखिए मानते तो मानने वाली बात ही नहीं हो रही। मेरा कहना मतलब जब आप किसी की बुनियादी मजहबी बात को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम उनसे रास्ता नहीं करेंगे आप। रास्ता करके आप कहते कि मैं ये चाह रहा हूं, उसमें दो रास्ते निकलते। देखिए होता क्या है भाई कि जब सुलह जब होती है, जब 2 कदम आप पीछे हो 2 कदम हम पीछे हो, तभी सुलह होती है। अगर आप सोचे मैं यहाँ टू आप बटे, ऐसा नहीं हो पाता है। योगी आदित्यनाथ जी से कोई स्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री हो बता दी पूरे इंडिया में जो राज्य चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने राब्ता किया, बड़े बड़े आलिमों से मिले, देवबंद नदवार के आलिमों से मिले, उन्होंने उसी में चेंजिंग कर दी। तो आपको शोएब साहब ये लग रहा है शोएब भाई कि भाई धामी साहब 2 कदम आगे चल रहे हैं? नहीं, 2 कदम आगे नहीं चलना, इससे जो है उनका राज्य खोखला होगा, फिर हिंदुस्तान खोखला होगा, ये कुछ नहीं है। देखिए एक उनकी छवि जो है आप समझ रहे किस तरह की बन रही है। वो डिक्टेटरशिप हर मामले में करते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते हैं खुश करने के लिए प्रधानमंत्री जी को। देखिए मैं इस तरह का हूं, जबकि हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने सर 2014 में लाल किले से बात की थी, पहली बार जब वो मुल्क के वजीर आजम बने थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुझे मुसलमानों ने भी वोट दिया तब मैं मुल्क का वजीर आजम बना। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? और यही देखिए मिसाल अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग थे जिनके जब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है शोएब जी कि दोनों बातें हो रही है, दोनों बातें हो रही है कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं दामी साहब, बात है। और अब अभी आपने कहा कि देखिए उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने भी मुझे वोट दिया, बंगाल में भी जीत हुई, वहां भी सबसे ज्यादा मुस्लिम है, उन्होंने वोट दिया। मैंने वजीर आजम मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की एक मिसाल दी कि उन्होंने कितनी अच्छा पैगाम दिया। कभी उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं कही। लेकिन धामी साहब आप देखिए डिक्टेटरशिप करते हैं, आप जान लीजिए। बंगाल में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो पहले कांग्रेस में थे, ममता बनर्जी में थे, उसके बाद वो किस तरह के शक्ति पेश आ रहे हैं आपको मालूम। बड़े बड़े अच्छा शोएब भाई एक सवाल का जवाब दीजिए। संविधान के खिलाफ है शोएब भाई, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे या फिर जो ऐसे बच्चे हो, गरीब बच्चे हो मुस्लिम समाज के, वो यूपीएससी क्लियर करे, आईएएस बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने? नहीं चाहते आप? किसका सपना नहीं बिल्कुल होता? चाहते हैं, नहीं बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन सर मैंने एक मिसाल आपको दी ना कि जो सरकारी नौकर जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसके बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे, वो पढ़ा रहा तनख्वाह ले रहा है। आपको इतनी मोहब्बत कैसे आ गई? आपने डायरेक्ट मदरसे बोर्ड में डिक्टेटरशिप पे बंद कर दिया उसको, और एक बहाना ढूंढ लिया कि मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। आप सरकारी नौकरी आज क्या 1% भी मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, प्राइवेट कंपनी से मुसलमान निकाला जा रहा है। आपको अचानक मोहब्बत जाग गई, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमको बेवकूफ। चले मैं महन जी आपके पास आ रहा हूं। महन जी क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि भाई जो मुस्लिम बच्चे हैं, अल्पसंख्यक बच्चे जो हैं, वो अगर मदरसे में पढ़ेंगे तो खाई वो आईएएस, उनका भी सपना होगा कि बड़े लोग अधिकारियों को देखते होंगे कि भाई हम आईएएस बने, पीसीएस बने, लेकिन ये सपना उनका पूरा नहीं होगा अगर मदरसा बोर्ड में रहते हैं। अगर सरकार की कोशिश बेहतर है, मंशा साफ है, तो फिर शायद लगता है मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे आईपीएस बन रहे हैं। इस देखो आपने पिछली रैंक में कितने मुस्लिम बच्चे निकले, बिल्कुल लिस्ट भी है। मदरसे पढ़ने वाले नहीं थे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति आईपीएस आईएएस बन जाएगा तब भी न्याय नहीं कर पाएगा, उसको इतना कुंठित कर दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेचारों को पता ही नहीं होता, वो 15 साल के होते हैं, उससे पहले केवल मुसलमान बना दिया जाता है। हम चाहते हो भारत के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, हमारे संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, हमारे देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, और केवल मदरसे में पढ़ने से इस्लाम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होंगे और देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं मुस्लिम बच्चे भी आगे बढ़े, अच्छी तरह से पढ़ें, राष्ट्र के प्रति धर्म के प्रति आगे ले जाने का काम करें, तो केवल आतंकवादी न बने। पर मदरसे में पढ़ेंगे तो इस्लाम की परंपराओं से बाहर नहीं जा सकते, केवल कट्टरपंथी बनेंगे और आतंकवादी ही बनेंगे। आपने देखा डॉक्टर पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बने, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या हो गया भाई? क्योंकि मदरसे में यही सिखाया जाता है। इसलिए मदरसों को खत्म नहीं करना चाहते, वहां जो कट्टरवाद पढ़ाया जाता है वो समाप्त हो और हमारे संविधान के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे प्रत्येक नागरिक के प्रति उनका कर्तव्य क्या है इसका उनको बोध कराया जाए। ये उन बच्चों का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो हम चाहते हैं कि वो अच्छे नागरिक बन जाए भारत के, अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है। छोटे छोटे बच्चे मदरसे पढ़ते हैं ना, उन्हें पूछो पाकिस्तान हिंदुस्तान से झगड़ा हो तो किसका पक्ष लोगे? पाकिस्तान का, क्योंकि यही सिखाया गया उनको, उनको बताया नहीं गया कि गुरुजी थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको,
क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और नेगी साहब भी हमारे साथ है। नेगी साहब, आपका विरोध मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर शोएब साहब विरोध कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो उस समाज से आते हैं, उनका विरोध थोड़ा बहुत जायज भी है अगर उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका विरोध क्या वोट बैंक को लेकर है? नहीं, मैं महंत जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो चंदा चोर हैं, ये कौन से स्कूल में पढ़े? ये इनको कौन सी तालीम दी गई थी? भी राम मंदिर में चंदा चोरी किया, कठोर से कठोर दंड मिलेगा। नहीं, आज आप जेल में चले बताइए गए, ना, इसको भी आप बताइए, क्या दूसरे स्कूल में पढ़ करके वो चंदा चोर नहीं बनेंगे? उनको कौन से स्कूल में पढ़ा गया? उनको आरएसएस की शाखाओं में पढ़ा गया और उनको चंदा चोरी करना सिखाया गया। ये बात महंत जी की बात, महंत जी, मैं विनम्रता के साथ महंत जी आपके बात से सहमत। चलिए, हम शायद मुद्दा उत्तराखंड का उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। हालांकि ये मामला जो भी है, आप समझिए इस बात को कि एक नीति, नई शिक्षा नीति एनईपी है, इससे जोड़ने की कोशिश है सरकार की, और सरकार की कोशिश और मंशा भी यही है कि भाई तमाम बच्चे, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, आप समझिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे वो सिख समाज से, ईसाई समाज से, बौद्ध हो, इन तमाम बच्चों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म देने की, ताकि ये बराबर सबको अवसर मिल पाए, मौका मिल पाए, चाहे देशभक्ति के लिए उनको आर्मी ज्वाइन करना हो, नेवी ज्वाइन करना हो, डॉक्टर बनना हो, आईपीएस बनना हो, आईएएस बनना होगा, सबको बराबर मौका मिले। कोशिश यही है, लेकिन सोच बदलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे शायद सबको समझ में आ जाएगा कि यह फैसला बिल्कुल सबके हित में है। देखते रहिए नेशन 27।